चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पीएससी के सबसे कठिन विषयों में से एक विषय को उठा रहे हैं। नाम क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसके परिचय के बारे में या इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे। ये जो विषय है सीजीपीएससी में कह लीजिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे कठिन विषयों में से आ जाता है। रीजन क्या है? बेसिक कई लोग इसका ठीक से समझा नहीं पाते हैं। साथ ही साथ करंट के जो डाटा पूछता है उसके कारण इस विषय को बाकी जगह पे लेट पे शुरू कराया जाता है, जिससे उस समय ना तो कॉन्सेप्ट आप समझने पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और साथ ही साथ डाटा याद करने पे ध्यान देना पड़ता है, दोनों चीज़ें फंस जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो भी कॉन्सेप्ट है उसको धीरे 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 अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जितना कॉन्सेप्ट हम लोगों से बन सकता है वैसा हम करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ऐसा भी नहीं रहेगा कि प्री के लिए हम लोग अलग पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए अलग पढ़ रहे हैं या व्यापम के लिए अलग पढ़ रहे हैं। एक सीमित समय के अंतर्गत प्री मेंस व्यापम सारी चीजों के लिए हम लोग कैसा काम कर सकते हैं उसको देखेंगे, क्योंकि विषय एक ही है, पढ़ने का लिखने का तरीके में बस थोड़ा बहुत अंतर रहता है। आज हम लोग पूरा काम क्या करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। तो पूरी क्लास कैसे फोकस्ड है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। यदि आपको आता है ये विषय तब भी आप इसको पूरा देखिएगा, और यदि आप एकदम नए हैं तब भी आप इसको पूरा देखिएगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और पूरी चीजें एनिमेशन पे चलेंगी, तो उसमें भी आप बताइएगा ये चीजें कैसी लग रही है, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं। पिक्चर मेमोरी जो टेक्निक होती है फोटो देख के याद करने की, हम लोग वो टेक्निक पे आज काम करने वाले हैं। तो पहले एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन लेते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अर्थशास्त्र, सबसे पहले बात क्या आएगी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? तो यदि अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया जाए तो क्या कहा जाता है? साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं धन से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थ का अर्थ होता है पैसा, पैसा या धन, और शास्त्र होता है जिसको हम पढ़ते हैं। तो पैसों से संबंधित या धन से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन करना, पैसों से संबंधित जो भी काम कर रहे हो आप उसकी स्टडी करना क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र कहलाएगा। एक नॉर्मल है हमारे पास हल्की सी परिभाषा। अर्थशास्त्र से ही आगे चल के हमारा अर्थव्यवस्था बनता है, इसलिए अर्थशास्त्र को समझना आवश्यक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? इतिहास से हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इतिहास में कौटिल्य नाम के आएंगे, या जिनको आप चाणक्य के नाम से जानते हो, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम भी अर्थशास्त्र है। तो उस अर्थशास्त्र का इस अर्थशास्त्र से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। जो कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र है वो केवल राजनीति से रिलेटेड है, उस समय की राजनीति और बाकी घटनाओं से रिलेटेड है। और जो हम अर्थशास्त्र अभी पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड रहेगा? धन से संबंधित क्रियाओं से, या आप बोल सकते हो उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण से। तो उनको हम लोग समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अध्ययन में उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण जैसी आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो जब भी इकोनॉमी पढ़ना शुरू करना है या अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू करना है तो आपको ये चार वर्ड बार बार समझना पड़ेगा: उत्पादन करना, उपभोग करना, विनिमय करना और वितरण करना। तो डिटेल में अगर हम लोग जाएं हल्का सा बेसिक के बारे में, तो उत्पादन करना अर्थात किसी भी वस्तु को बनाना, उसमें उगाना भी शामिल हो सकता है या उसका निर्माण करना भी शामिल हो सकता है। उगाने से तात्पर्य क्या है? जमीन से आप किसी भी वस्तु को लगा दीजिए, बीज बोइए, बीज बोने के बाद क्या एक पौधा बनेगा, और पौधा के बाद क्या बनेगा? फल बनेगा। तो ये भी एक प्रकार का उत्पादन, हम इसको कह सकते हैं कि चीजें जो है बन रही है। या आप किसी गाड़ी की कंपनी में काम करते हैं, वहां पे गाड़ियों का प्रोडक्शन हो रहा है, तो भी एक प्रकार का उत्पादन है। उपभोग करना, किसी भी वस्तु को ग्रहण करना, उसका यूज करना, ये कहलाता है उपभोग करना। जैसे आपने उत्पादन किया किसी फसल का, आप मान लीजिए सेब का बीज लगाते हैं, सेब का पौधा होता है, पौधे से क्या मिला आपको? सेब की फसल मिली। तो सेब का उत्पादन हुआ, उसका उपभोग कर रहे हो, मतलब आप सेब को खा रहे हो। तो ये क्या है? आपका उपभोग करना। विनिमय करना, आपके पास जो आपके लिए वस्तु है, आपके पास जो वस्तु है, उस वस्तु के बदले आप किसी दूसरे व्यक्ति से कोई दूसरी वस्तु लेते हो, तो ये कहलाता है विनिमय करना। विनिमय हिंदी में वर्ड थोड़ा भारी है, आप अंग्रेजी में याद रखेंगे, एक्सचेंज कह सकते हो आप। आपके पास ज्यादा वस्तु है, मान लीजिए आपके पास 100 किलो टमाटर है और आपके पास पहनने को कपड़े नहीं है। ऐसे सामने वाले के पास 50 जोड़ी कपड़े हैं, उसके पास खाने को टमाटर नहीं है। तो आपकी रिस्पेक्ट में वो टमाटर की वैल्यू कम है, आप क्या करोगे? सामने वाले को बोलोगे ले 10 किलो टमाटर, एक कपड़ा दे दे। तो आपने अपना टमाटर दूसरे की वस्तु के साथ एक्सचेंज कर लिया, यही कहलाता है विनिमय। और वितरण जो होता है, मार्केट में इस जो भी चीज को है आपने उत्पादन किया है
उसको डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है, वितरण कहलाता है। तो इसको अगर हम लोग दूसरी भाषा में लिखने के समय समझेंगे तो उसको भी हम लोग समझेंगे आगे पे। पहले अर्थशास्त्र से थोड़ी सी चीजें समझते हैं। अर्थशास्त्र के जनक अगर आप देखोगे तो किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ क्या कहलाते हैं, अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। एडम स्मिथ जो है, इनके अनुसार अर्थशास्त्र क्या कहलाता है, धन का विज्ञान कहलाता है। डायरेक्ट एडम स्मिथ बोलते हैं अर्थशास्त्र कुछ नहीं है, धन का विज्ञान है। ये इनके कोट याद रखेंगे। ऐसे ही एक और आएंगे प्रोफेसर सैमुअल्सन। इनके अनुसार जो है अर्थशास्त्र क्या है, विकास का विज्ञान है। तो यदि आप आओगे और आपसे बोलता है 2 नंबर की परिभाषा के अंतर्गत मेंस में कि आप लिख के बताइए अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है, तो जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी किसी की परिभाषा बोला है तो किसी भी एक फेमस व्यक्ति का कोट आपको लिखना पड़ेगा जिससे आपका वेटेज बढ़े। तो आपको मैं 2 कोट दे रहा हूं, आप दोनों में से किसी एक का लिख सकते हो, चाहो तो दोनों का लिख सकते हो। एक सिंपल लैंग्वेज में परिभाषा हो गई, साथ ही साथ एक डिटेल्ड परिभाषा हो गई। तो इससे क्या है, आप एक बात को कितने आसानी से और कितने डिस्क्राइब करके समझा सकते हो, दोनों चीजें वहां पे आपको दिख जाएगी। इसके अलावा मान के चलिए 4 नंबर पे आया है तो आपको उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे देना है। तो जैसे उत्पादन है, उत्पादन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनपुट को आउटपुट में परिवर्तन करना। यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, इनपुट को आउटपुट में परिवर्तन करना। आपने बीज डाला, बीज इनपुट था, उसको आपने करके क्या फसल में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका आउटपुट है। आपने लोहे की एक पट्टी डाली, उसको मशीनों के थ्रू करवाते हुए एक गाड़ी बना दी, ये आपका आउटपुट में परिवर्तन है। तो इस प्रकार से आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आप कुछ इनपुट लगाते हो और कुछ नया आउटपुट मिलता है, ये क्या है, उत्पादन है। तो जनरली प्रोडक्शन से आप इस चीज को समझ सकते हो। जैसे यदि एक पेन बनाना है तो पेन बनाने के लिए क्या प्लास्टिक का खोखा लगेगा, तो प्लास्टिक आपका इनपुट हो गया, इंक आपका इनपुट हो गया, धातु का टिप जिससे पेन का निब बनता है वो आपका इनपुट हो गया, और इन सबको मिला के एक पेन बना। तो पेन क्या है, आपका आउटपुट है, तो पेन का उत्पादन हुआ। इस प्रकार से समझ सकते हो। उत्पादन के बाद उपभोग, वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना। आप वो पेन पकड़ के लिखना शुरू किए तो ये क्या है, आपका उपभोग करना है। विनिमय, विनिमय में क्या आ जाएगा, कम आवश्यकता वाली वस्तु के बदले में अधिक आवश्यकता वाली वस्तु का आदान प्रदान। तो यदि आपको ऐसे लगता है कि कम आवश्यकता वाली वस्तु यहाँ पे आपको गलत जा रहे हैं, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, तुलनात्मक रूप से कम आवश्यकता वाली वस्तु के बदले में अधिक आवश्यकता वाली वस्तुओं का आदान प्रदान। ये आपको कहाँ पे समझ में आएगी चीजें, सिंधु घाटी सभ्यता में या वैदिक काल में आपको ये चीज समझ में आएगी। जब वहां पे मार्केट प्रणाली में पैसा नहीं था, पैसा नहीं होता था, तो लोग कैसे व्यापार करते थे, वस्तु विनिमय के माध्यम से करते थे। सभी अपनी वस्तु एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे। किसी के पास चावल है, किसी के पास कपड़े है, किसी के पास नील है। वैदिक काल में क्या हो गया था, विनिमय का माध्यम गाय हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में अब जाओगे तो जो भी चीजें खरीदना बदलना है तो वो गाय के साथ होता था। धीरे 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 मुद्रा का प्रचलन आया, फिर हमारे पास सिक्के आने लगे। सिक्के के बाद आज की डेट में क्या है, हम विनिमय के माध्यम के लिए क्या प्रयोग करते हैं, पैसे करते हैं, नोट करते हैं। और अभी और एडवांस हो गया है, हम लोग क्या करते हैं आजकल ट्रांजेक्शन के लिए फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीजें क्या है, विनिमय का माध्यम है। आप किसी से कोई वस्तु खरीदते हो, उसके बदले आप क्या कर रहे हो, उसको पैसा दे रहे हो। तो पैसा ही जो है एक प्रकार का आज की डेट में विनिमय का माध्यम चल रहा है। तो इसको ध्यान रखेंगे, वस्तु ही हम लोग एक्चुअल में एक्सचेंज करते हैं। फिर बढ़ते हैं वितरण। तो वितरण क्या होता है, जो भी आपने वस्तु बनाई है उसको विभिन्न क्षेत्रों में बांट देना। मार्केट में आप जो भी वस्तु है उनको यदि आप बांट देते हो तो ये क्या कहलाएगा, वितरण करना। आपने जो पेन बनाया था, अब पेन की जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, मान लीजिए आपका प्रोडक्शन भोपाल में हो रहा है और उसकी आवश्यकता रायपुर में पड़ रही है, तो ये वितरण करना, भोपाल से रायपुर तक बांटना, और रायपुर के अलावा दिल्ली कहीं पे भी, ये चीजें क्या कहलाएंगी, वितरण कहलाएगी। तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन आता है। यदि आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखनी है तो अर्थशास्त्र में जो शब्द प्रयोग करते हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, इनके बारे में जितना आसान वे में हम लोग काम कर सकते हैं उतनी आसान वे में हम लोग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो बात करेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था की यदि परिभाषा हम लोग ध्यान से देखें तो अर्थव्यवस्था में क्या लिखता है, वही वर्ड आ रहा है, देखिए, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण जैसी आर्थिक क्रियाएं जहां संपन्न की जाती हैं वह उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो यही रिलेशन है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में। अर्थशास्त्र में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण, ये 4 चीज को हम ध्यान दे रहे थे। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक क्षेत्र डिसाइड कर दिया है। जिस भी क्षेत्र में संपन्न की जाती है वह उस क्षेत्र की क्या कहलाती है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। मतलब आपको एक सीमा डिसाइड करना है, वो सीमा के हिसाब से जो है आप उस सीमा के अकॉर्डिंग आप बताओगे कि ये उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है। अब वो सीमा हो सकता है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा हो,
तो वो क्या कहलाएगा? अगर हम छत्तीसगढ़ के सापेक्ष में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। यदि हम भारत के सापेक्ष में देखते, हम सीमा को बढ़ाते हुए भारत कर देते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? भारत की अर्थव्यवस्था। ऐसी यदि आप जाओगे, G7 देश हैं, अगर आप G7 देशों की सीमा को पकड़ते हो तो क्या कहलाएगा? G7 की अर्थव्यवस्था। ऐसी यदि आप ब्रिक्स देशों को पकड़ते हो, ब्राजील, इंडिया, चाइना, रसिया और साउथ अफ्रीका, यदि आप इन सबको करते हो तो क्या कहलाएगा? ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था। अर्थात क्या है? एक सीमा डिसाइड होनी चाहिए। तो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे मैप में समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो चीज ध्यान रखना है, आधुनिक रूप से अब अर्थव्यवस्था में कई नए आयाम जुड़ गए हैं, जिसमें रेवेन्यू, राजस्व, जन कल्याण मतलब जो पब्लिक का कल्याण करना है वो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल मार्केट अपना जो होता है वो, विदेशी विनिमय, बैंकिंग इत्यादि का अध्ययन प्रमुख हो गया है। तो जब अर्थव्यवस्था की परिभाषा आएगी, आप ये 2 लाइन लिख सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे समझना है तो हम लोग एक मैप पुट कर लेते हैं जल्दी से। कुछ इस प्रकार से एक मैप ड्रॉ कर लिए हैं हम लोग। अब इस मैप पे समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। तो अब चलिए देखिए, मान लीजिए आपके पास ये भारत है। भारत के साथ ऊपर वाला देश जो है ये अपना अफगानिस्तान है, पड़ोसी पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, नीचे श्रीलंका है, एक तरफ आपका रहेगा मालदीव। तो इसमें जो हम लोगों को चीजें जानना रहेगा उसको पकड़ेंगे हम लोग कैसे। बोल क्या रहा है? जहां संपन्न होती है। भारत के अंदर कोई एक फैक्ट्री लगी है जहां पे कुछ उत्पादन हो रहा है। जैसे अभी एग्जांपल लेंगे, कोविड वैक्सीन का ले लेते हैं। कोविड वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है भारत के अंदर, उसी का उपभोग भी भारत के अंतर्गत हो रहा है। मतलब जो वैक्सीन बनी है वो भारत के लोगों को ही लगाई जा रही है। विनिमय हो रहा है, वैक्सीन की एक रेट तय है कि इतने रुपए में वैक्सीन मिलेगी, जो अभी फिलहाल 250 रुपए है। तो 250 रुपए में आप खरीद सकते हो या किसी वस्तु के बदले उसको ले सकते हो। तो ये विनिमय हो गया। और वितरण जो भी है पूरे भारत में बेचा जा रहा है। तो ये चारों क्रियाएं किसी भी वस्तु को लेके भारत की सीमा के अंदर यदि हम अध्ययन करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? भारत की अर्थव्यवस्था। ऐसे ही सारे एस्पेक्ट, जब इकोनॉमी की बात आती है हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। तो इसमें जब हम लोग बात करते हैं तो भारत की सीमा के अंतर्गत, ये सीमा आप ध्यान रखेंगे, भारत की सीमा के अंतर्गत जितना भी आपका उत्पादन हो रहा है, जिन जिन वस्तुओं का, चाहे वो कृषिगत उत्पादन होता हो, चाहे किसी चीज का और निर्माण हो रहा हो, चाहे गाड़ियां होती हो, चाहे कुछ भी होता हो, उसका उत्पादन हो, उपभोग हो, विनिमय हो, वितरण हो, मतलब भारत के अंतर्गत हम इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं भारत की सीमा को लेते हुए। तो ये क्या कहलाएगा? भारत की अर्थव्यवस्था। सेम यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य का पकड़ोगे, आप सीमा छोटी कर दोगे, आपका फोकस यहाँ पे एक छोटे से छत्तीसगढ़ राज्य पे होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत यदि आप देखोगे किन किन चीजों का उत्पादन हुआ है, कितना उपभोग हुआ है, कितना विनिमय, कितना वितरण है, तो ये क्या कहलाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य की अर्थव्यवस्था। ऐसे ही अगर आप इन सभी देशों को पकड़ लेते हो और मान लीजिए हम इनको, इन देशों का एक ग्रुप बना देते हैं और एक नाम रख देते हैं, मान लीजिए दक्षिण एशियाई देश। एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यह है दक्षिण एशियाई देश, मान लेते हैं हम है। तो ये क्या कहलाएगा? यदि हम सभी सीमा को मिलाते हुए एक बड़ी सीमा मिला दे तो ये दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था कहलाएगी। तो जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, कई बार लिख के आता है, सार्क देशों की अर्थव्यवस्था में इतना उत्पादन हुआ, ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था में इतना उत्पादन हुआ, या ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ी, या इन देशों की अर्थव्यवस्था गिर रही है। तो वो क्या एक्चुअल में बताने की कोशिश करता है? वो आपको सीमा बताने की कोशिश करता है, या किन किन देशों की बात कर रहा है वो बताने की कोशिश करता है। मान लीजिए यदि बोलता है ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ब्राजील, इंडिया, चाइना, रसिया और साउथ अफ्रीका, ये पांचों देशों की जो अर्थव्यवस्था है काफी अच्छी है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, क्या चीज को? कि सीमा बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और देखते हैं। अर्थव्यवस्था शब्द, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो आइकोनोमिया शब्द से होती है। ओइकोनोमिया, जो ओइकोनोमिया शब्द है वो ग्रीक भाषा का है, जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, ओइकोस और नोमोस। एक प्रकार से समास ही पकड़ सकते हैं आप, ऐसे ग्रीक भाषा में अलग चलेगा बट एक समझ सकते हैं, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और नोमोस। जहां पे ओइकोस का अर्थ होता है घरेलू, वो नोमोस का अर्थ होता है प्रबंध। मतलब घरेलू प्रबंध करना इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ होता है। ओके, इसको शाब्दिक अर्थ रखेंगे। अब आती है जब लिखने की बात, तो आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपके पास फिर से 4 लाइन मिलेगी। अर्थव्यवस्था की यदि परिभाषा देना है तो आप पहली लाइन को यहां से शुरू कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण जैसी क्रिया जहां संपन्न होती है वहां पे, या आप यहां से भी लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ओइकोनोमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? घरेलू प्रबंध। वर्तमान में यदि हम समझें तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में कई नवीन आयाम जुड़ गए हैं। इस प्रकार से भी जो है लिख सकते हैं। लिखने की कला आपको अपने में डेवलप करनी है।
आपको पिन कमेंट पे नंबर मिल जाएगा मेरा। आप वहां पे जो भी चीजें हैं अपना आप भेज सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आंसर आप चेक करा सकते हैं, उसको मैं पर्सनली गाइड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। बात करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है, तो इसको समझेंगे हम लोग। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में क्या क्या होता है, तो मेल्स और प्री दोनों में है, इवन व्यापम में भी है। तो कॉन्सेप्ट लेना है तो सभी में एक बराबर रहेगा, उस पर टेंशन मत लीजिएगा। तो अर्थव्यवस्था को जो क्षेत्र क्यों बांटा जाता है ये देखते हैं। तो क्या कहता है, सामान्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधि को लेखांकित करने के लिए इन्हें 3 क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है। मेन क्या है, उनको हम लोग अच्छे से डाटा कलेक्ट कर सके, इसलिए इसको हम लोग 3 क्षेत्र में बांटते हैं। तो कौन कौन से आते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये सभी नाम जानते हैं तो उसको हम लोग कर लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र क्या कहता है, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों का प्राथमिक या कच्चे तौर पर प्राप्त करना शामिल है। यदि इससे आपको समझ में नहीं आता, मैं एक आपको हिंट देता हूं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आप उन वस्तुओं को रखेंगे जो हमें डायरेक्ट धरती से प्राप्त होती है, जो भी चीज हमें भूमि से प्राप्त होती है और जिसका उपभोग, जिसका प्रयोग हम डायरेक्ट उसी रूप में करते हैं, उसको बिना किसी दूसरे चीज में बदले, वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे आप क्या ले सकते हो, कोयला। कोयला हमें जमीन से प्राप्त होता है और कोयले का प्रयोग हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, कोयला के रूप में करते हैं। कोयला का कोई पाई प्रोडक्ट यदि हम नहीं बना रहे, कोयला को ही यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद कहला सकता है। ऐसे ही हमारी फसलें, आप मान के चलिए वही हमने बीज लगाया, बीज से सेब उगा और सेब को हम कच्चा खा गए। कच्चा खा गए मतलब सेब को साबुत खा गए, हम सेब को कन्वर्ट नहीं किए, सेब का जूस नहीं बना रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, सेब को काटे और खा गए, तो सेब भी हमारा क्या कहलाएगा, प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। तो ये प्राथमिक क्षेत्र को समझने के लिए आपको यही चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जो भूमि से जुड़े हुए हैं उसको आप ले सकते हो, या डायरेक्ट हम जिसको किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट नहीं कर रहे उसको ले सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ फोटोज डाली हैं, वो फोटोज को आप समझ सकते हो, और सम्मिलित क्षेत्र जो है प्रीलिमिनरी या व्यापक में पूछ सकता है, तो उसको आप देखते हैं। तो सम्मिलित क्षेत्र क्या क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो आएगा कृषि। याद रखिएगा, देखिए एक खेत की फोटो आपको दिखनी चाहिए। कृषि, कृषि क्यों है, कृषि से जो भी उत्पाद हमें मिलता है हम लोग उसको डायरेक्टली जो है सीधा प्रयोग कर सकते हैं, तो ये हो गया। और कृषि हमको जो भी मिल रही है वो भूमि से मिलती है, फसलें, इसके कारण ले सकते हैं। दूसरा आता है वानिकी। तो वन से मिलने वाले जितने उत्पाद हैं उनको हम प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे। अब वन से मिलने वाले उत्पाद आप ले सकते हो, वन से क्या मिलती है आपको, लकड़ी मिलती है, इसके बाद अनेक औषधि जो पुष्प होते हैं वो मिलते हैं, मसालों के जो फूल होते हैं वो मिलते हैं, इसके अलावा तेंदुपत्ता मिलता है। ये सारा किस में आ जाएगा, आपका प्राथमिकी में आप ले सकते हो, प्राइमरी सेक्टर पे। इसके बाद बात करेंगे मत्स्यन या मछली पालन और मछली पकड़ना। तो मछली पालन या मछली पकड़ना जो फिशरीज का काम होता है, मछली को क्या करते हैं हम, समुद्र से लिए और सीधा उसका उपभोग कर लिए, मछली का कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। यदि मान के चलिए मछली का कोई बाई प्रोडक्ट बना के मछली का तेल बना दिए तो वो प्राइमरी में नहीं आएगा, मछली को आप लिए और खा गए, ये क्या आएगा आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे ही होता है कुक्कुट पालन। तो ये कुक्कुट पालन कई लोग वर्ड नहीं समझ पाते, कुक्कुट पालन कुछ नहीं है, मुर्गी पालन है। तो मुर्गी पालन जो है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। कैसे, तो मुर्गी को आप किस लिए पालते हैं, तो मुर्गी को पालते हैं मांस के लिए और दूसरा अंडे के लिए। तो जो मुर्गी पालन में मांस या अंडा ये दोनों क्या है, हम इसको डायरेक्ट उपभोग करते हैं उसी रूप में, तो ये भी हो गया। इसके बाद बढ़ेंगे पशुपालन। तो पशुपालन के अंतर्गत जो भी है, गाय का पालना है, बकरी पालना है, भेड़ पालना है, सुअर पालना है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। दुधारू पशुओं का पालन हम करते हैं या फिर किसके लिए करते हैं, मांस के लिए। तो जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है, गाय से यदि हमको दूध मिल रहा है तो दूध हमारा क्या है, आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसको ध्यान पे रखिएगा। अब दूध से आप पनीर बना दे रहे हो, दही बना दे रहे हो, तो वो प्राइमरी के अंतर्गत नहीं आएगा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, वो आगे समझ में आएगा। फिर बात करेंगे खनन और उत्खनन। तो जो भूमि के अंदर से हमें खनिज मिलते हैं वो उसका हम खनन करते हैं या उत्खनन करते हैं। तो जो भूमि से मिलने वाले चीजें होती हैं, खनिज होते हैं, वो भी किस में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि खनन किसे कहा जाता है और उत्खनन किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, यदि भूमि के अंतर्गत आप अंडरग्राउंड माइनिंग कर रहे हो, मतलब आपको तली पे कुछ नहीं मिल रहा है बट भूमि के अंतर्गत मिल रहा है, जैसे आपका मान लीजिए पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, पाइपलाइन बिछा के हम काम करते हैं, या कई जो कोयला खदान रहती है ऊपर में नहीं रहती, पहाड़ के अंतर्गत रहती है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर खुदाई करते हैं, ऊपर से एक सुरंग खोदते हैं, उसके बाद नीचे जाके खुदाई करते हैं, तो ये काम कहलाता है खनन।
और उत्खनन में क्या होता है, हम लेयर बाय लेयर, जैसे तालाब को खोदा जाता है उस प्रकार से खोदते हैं। मतलब जो आपको चीजें मिलने वाली है, अयस्क हो गया या धातुएं हो गई, वो ऊपरी सतह से ही मिलना शुरू होती है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप रेत वगैरह का खनन देख सकते हो, जो रेत वगैरह का उत्खनन होता है, या कई कोयले की खदान रहती है, ओपन कास्ट जो रहती है। ओके, दो प्रकार की खदान रहती है, ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड। तो ओपन कास्ट आपका जो है उत्खनन के अंतर्गत आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। प्राथमिक क्षेत्र में इतना है, आपको फोटो से याद रखना है। जब भी प्राथमिक क्षेत्र बोले, आपको एक खेत दिखना चाहिए, जंगल दिखना चाहिए, मछली, मुर्गी, पशुपालन, और आपको खुदाई करने वाली मशीनें दिखनी चाहिए। तो ये प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा या प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे द्वितीयक क्षेत्र की, या सेकेंड क्षेत्र जो होता है हमारी, उसके बारे में, सेकेंडरी सेक्टर। तो इसके अंतर्गत क्या कहता है, अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर को कैसे याद रखेंगे, प्राइमरी सेक्टर से जो भी चीजें मिल रही हैं उसको हम मैन्युफैक्चर कर देते हैं किसी दूसरी चीज में, ये कहलाता है हमारा द्वितीय क्षेत्र। कैसे, दो एग्जाम्पल पकड़ेंगे। आपके पास सेब उगा, आपने सेब को काट के खा लिया, तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आया। बट आपने सेब को क्या किया है, सेब का एप्पल जूस बना दिया है। अब आपने क्या किया, सेब का स्वरूप बदल दिया, जो आपका उत्पाद था वो एक नया रूप में आ गया। क्या नाम से आ गया, एप्पल जूस आ गया। तो ये जो प्रोसेस करने वाला काम है, ये आपका क्या है, द्वितीय क्षेत्र का काम है। जो प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं मिलती है उनको वो किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा द्वितीय क्षेत्र होता है। सेम जो भी अयस्क हमें मिलते हैं, अयस्क को हम लोहे की चादरों में और उसके बाद गाड़ी में परिवर्तित कर देते हैं, या लोहे का सरिया बना देते हैं, रॉड बना देते हैं, खीला बना देते हैं। तो अयस्क जब धरती पे था वो प्राथमिक क्षेत्र पे था, उसका खनन हुआ प्राथमिक क्षेत्र पे हुआ। बट उसको उपयोगी बनाने के लिए, अधिक उपयोगी बनाने के लिए, क्योंकि अयस्क का आप क्या करोगे, उपयोग तो खीला आने वाला है या गाड़ी आने वाली है, तो उस पे जब आप कन्वर्ट करते हो तो ये क्या हो जाता है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत हो जाता है। तो यही चीज कहता है विनिर्मित वस्तुएं, वस्तुओं का निर्माण हम करते हैं अलग अलग चीजों का। आप जिस भी चीज का प्रोडक्शन की बात करोगे, एकदम शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, जो भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो कूलर का प्रोडक्शन हो, चाहे एसी का प्रोडक्शन हो, चाहे आपका किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो, चाहे कोई खाने की चीज का हो, जैसे हमने मछली का एग्जाम्पल लिया, मछली का आप ऑयल बना दीजिए, फिश ऑयल, तो फिश ऑयल आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो इसके अंतर्गत जो मेजर मेजर चीजें आती हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो चीजें हैं उसको पकड़ते हैं, जो सम्मिलित क्षेत्र है। पहला क्या है, निर्माण। तो निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आपको याद रखना है, किसी भी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण करना क्या कहलाता है, निर्माण कहलाता है। मतलब यदि आप बिल्डिंगें बना रहे हो, वो क्या कहलाएगा, निर्माण कहलाएगा। जैसे घर बन जाए, ऑफिस बन जाए, किसी भी एक बिल्डिंग का निर्माण, किसी ब्रिज का निर्माण कर रहे हो आप, स्थायी जो हिल नहीं सकता, ब्रिज का निर्माण कर दीजिए आप, पुलिया का कर दीजिए, एक ही बात होती है, टावर्स का कर दीजिए। जो भी निर्माण आप कर रहे हो वो किसके अंतर्गत आएगा, निर्माण के अंतर्गत आएगा, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो आपको कैसे याद रखना है, देखिए, छोटी छोटी बिल्डिंगें हैं, छोटे छोटे घर हैं, एक बड़ी बिल्डिंग है, ये सारा क्या निर्माण के अंतर्गत है। ऐसे ही एक दूसरा शब्द मिलेगा, विनिर्माण। यहीं पे दोनों चीजों पे कंफ्यूजन होती है, निर्माण क्या है और विनिर्माण क्या है। तो विनिर्माण जो होता है, विनिर्माण वस्तुओं का उत्पादन करना होता है, फैक्ट्री मेड, क्या कहेंगे, विनिर्माण मतलब फैक्ट्री मेड। ऐसी चीजें जो फैक्ट्री के अंतर्गत आप जो है फैक्ट्री के अंदर से बना के लेके आ रहे हो। ये चीजें जो है मोबाइल होती है, मतलब चल सकती हैं। जैसे आप कपड़ा ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए, इनका जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। बट यदि आप घर बना दिए हो या ब्रिज बना दिए हो तो इसका ट्रांसफर तो नहीं हो सकता। तो निर्माण के अंतर्गत स्थायी संपत्ति, विनिर्माण के अंतर्गत फैक्ट्री से बने हुए प्रोडक्ट्स, जैसे कपड़ा हो गया, ब्रेड हो गया, वही है आप ले सकते हो, एप्पल जूस ले सकते हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले सकते हो। फैक्ट्री के अंदर जो भी चीजें बनती हैं, सिंपल सा याद रखोगे, फैक्ट्री के अंतर्गत जो भी चीजें बनेंगी वो किसके अंतर्गत आएगी, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद तीसरा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति। इनसे संबंधित कार्य भी जो है सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, जल आपूर्ति प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जल तो हमको धरती से मिलता है और डायरेक्ट हम उसका उपभोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है। आपको याद करने के लिए एक चीज याद रखिएगा, जो भी नदी या तालाब से जल आ रहा है, आप ले रहे हो, आपके घर में सप्लाई हो रही है जल आपूर्ति की, उसके बीच में जल को जो है चेंज किया जाता है, उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है, जो उसके कीटाणु है मारे जाते हैं, उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, उसको शुद्ध किया जाता है। तो एक प्रोसेस लग गई है। तो साबुत जल आपका जैसा था वैसा नहीं आ रहा है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, इसके कारण डाला गया है। ऐसी गैस और विद्युत को भी आप ले सकते हो। तो इसके लिए आप क्या याद रखेंगे, देखिए, ये विद्युत के लिए मैंने डाला है स्ट्रीट लाइट का सिंबल,
मोबाइल चार्ज हो रहा है आपका वो केबल, ये याद रखेंगे। जल आपूर्ति के लिए शावर है। और विद्युत कहाँ से बनती है अगर आपको देखना है तो एक पवन चक्की का चित्र है। तो इससे आप याद रख सकते हो, ये हमारे किस में आएंगे, द्वितीयक क्षेत्र में। तो अभी तक जो चीज है उसको एक बार हल्का सा रिकॉल करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो भी चीजें थी आप उसको एज इट इज प्रयोग कर रहे थे। द्वितीयक क्षेत्र में क्या हो गया है, जो चीजें हमारे पास थी हमने उसको कन्वर्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाया। कैसे, आपके पास सेब था, आपने एप्पल जूस बना दिया। सेब है तो प्राइमरी सेक्टर, एप्पल जूस है तो सेकेंडरी सेक्टर। मतलब मशीनों का प्रयोग करके या कुछ भी करके आपने उसका स्वरूप बदल दिया है। आते हैं तृतीयक क्षेत्र के ऊपर। तो तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, यदि सेवा क्षेत्र की बात करेंगे तो ये क्या कहलाते हैं, अपने प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करते हैं। याद रखिएगा, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत उन वस्तुओं को रखा जाता है जिनको आप नहीं देख सकते, इनको जनरली सेवा क्षेत्र कहा जाता है। मतलब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आपके पास सेब था, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आपके पास सेब का बना हुआ जूस था। तो इन दोनों को, चाहे सेब हो या सेब का बना हुआ जूस हो, इन दोनों को आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो हमें चीजें मिलेंगी उनको आप महसूस नहीं कर पाओगे, उनको आप प्रयोग करते हो तो आपको पता भी नहीं रहेगा। कैसे, जैसे परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवा आदि। परिवहन करना है, अब परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप कोई भी चीज प्रयोग कर रहे हो, तो हम लोग पहले उसी की चीजें ले लेते हैं। परिवहन के अंतर्गत क्या क्या आ रहा है, देखिए, आप हवाई जहाज से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, आप नाव प्रयोग कर सकते हो, आप कार प्रयोग कर सकते हो, ओला, उबर या ऑटो, आप कुछ भी चीज प्रयोग कर सकते हो जिससे आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो। आपके पास सेब था प्राइमरी सेक्टर में, आप खाए, आपको पता है आपने सेब खाया है, आपको वो चीज फील होगी, आपके शरीर में एनर्जी मिलेगी। सेम आपने एप्पल जूस जो था पिया, आपको वो भी चीज दिख रही है। बट यदि आप प्लेन में बैठ के जाते हो तो ये क्या है, आप महसूस नहीं कर पाओगे। इन द सेंस मतलब आपके हाथ में कोई चीज नहीं आ रही है। अगर आप देखोगे तो सेब का जूस या सेब को आप हाथ में पकड़ सकते थे, इसमें आप नहीं पकड़ पा रहे हो, केवल आपके बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई है। इससे बेनिफिट हुआ, आपका टाइम बचा है। तो ये चीजें होती है। ये क्या करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवा दे रहे हैं। आप ट्रांसपोर्ट कर दीजिए इसी पे, हवाई जहाज में वो सेब को भर के भेज दीजिए, पहुंच गया सेब आपका। तो ये आपका टर्सरी क्षेत्र है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी के अंतर्गत जो आता है वस्तु क्षेत्र और गैर वस्तु क्षेत्र, उसमें ये परिभाषाएं और क्लियर होगी। अभी आपको बस हल्की सी चीजें जानना है। परिवहन के अंतर्गत आप क्या क्या चीजें यूज करते हो वो आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। मतलब हवाई सेवा, रेल सेवा, कार्गो सेवा, आप कुछ भी बोल लीजिए, आप कार पे जा रहे हो वो सेवा, ऑटो कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, ये आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, आपको वो सेवा मिली है। ऐसे ही संचार के लिए देखिए, मोबाइल टावर्स जो आपको नेटवर्क भेजते हैं वो आप अपने कंप्यूटर पे, मोबाइल पे या टीवी पे जो अभी हमारा वीडियोस देख रहे हैं वो, ये सारा क्या है, आपका संचार का एक माध्यम है। हम आपको अपनी सूचना पहुंचा रहे हैं। तो ये जो सूचना पहुंच रही है मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर के माध्यम से आप तक पहुंच रही है, जिसमें एक मोबाइल नेटवर्क भी आपका साथ दे रहा है। तो चाहे मोबाइल टावर की बात हो, मोबाइल की सर्विसेज हो, जो आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, ये भी क्या है, आपका तृतीय क्षेत्र में है। कंप्यूटर आप प्रयोग करके जो भी सेवा का आनंद ले रहे हैं ये भी तृतीय क्षेत्र में है। मोबाइल की सेवा को जो आनंद ले रहे हैं वो भी तृतीय में है। टीवी सेवा को जो आनंद ले रहे हैं वो भी तृतीय क्षेत्र में है। साथ ही साथ जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं ये चीजें, तो जो एक टीचर का काम होता है वो भी किस में आ जाता है, तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। जो हायर एंड्स के होते हैं वो चतुर्थ क्षेत्र में आता है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बट जो नॉर्मल एक स्कूल टीचर की बात होती है वो किस में आता है, आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप अपनी सेवा दे रहे हो, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेम आपका बैंकिंग हो गया, भंडारण हो गया, सारी चीजें आएंगी। तो और एग्जांपल आप याद रखेंगे तो एक बिल्डिंग बना दीजिएगा, इसको आप बैंक समझ सकते हो, या उस सेब को रखने के लिए जिसका हम एग्जांपल लेके रखे थे उसका भंडारण के लिए स्टोरेज का घर समझ सकते हो, जो भी चीजें हैं, या व्यापार करने के लिए बिजनेस का एक ऑफिस समझ सकते हो। ये सारी चीजें किसमें आएंगी, आपकी सेवा क्षेत्र में आएंगी। साथ ही साथ एक और चीज याद रखेंगे, ये डॉक्टर का स्टेथोस्कोप दिख रहा है, जो मेडिकल सेवाएं भी होती है वो तो लिखा ही रहता है मेडिकल सेवा, ये भी क्या है, हमारा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है। यदि आप डॉक्टर से इलाज कराने जा रहे हो तो वो प्राथमिक या द्वितीयक में नहीं आएगा, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम लोगों को अच्छे से डील करना है। इस पे और भी डिस्कशन हो सकता है, जो वे टू वे डिस्कशन होगा, जब दोनों तरफ से होगा, आपके डाउट आएंगे तो और भी अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं
वो जुड़ सकते हैं। मैं क्लासेस के लिए लिंक जो है आपको दे दूंगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मेरा नंबर जो है आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे रहेगा। तो यदि आप लोगों को बैठना है, आप लोग बेझिझक जो है एक बार कॉल कर दीजिएगा। फीस एकदम न्यूनतम रहेगी। आप 1 महीना जितना बाहर में आप बड़े शहरों पे रह के कोचिंग के लिए 1 महीना आपके रहने का खर्चा होगा, उससे भी कम पे हम लोग जो है काम करेंगे। एक ही बार फीस लेंगे। बाकी कोचिंग संस्थान से 15 से 20% रेट ही बस रहेगा। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। और बाकी सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी, वीडियोस रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी, जो टेस्ट सीरीज वगैरह भी होगी हमारी, वो सारी चीज़ें आपको एक ही साथ सभी पैकेज में मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, इसको हल्का सा हम लोग और देखते हैं। चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र आज यहीं पे ओवर करेंगे। इसके बाद और अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों को कैसे बांटा गया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे इसको डालेंगे। तो चतुर्थ या पंचम क्षेत्र में कहा जाता है ऐसे क्षेत्र जहां बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, मतलब रिसर्च वगैरह के जो क्षेत्र है ना, उसको लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है देखेंगे, नीचे वाले लाइन पे आ जाएंगे। सूचना का संग्रहण, प्रकीर्णन, उत्पादन एवं सूचना का उत्पादन। इसके एग्जाम्पल आपको क्या मिलेंगे, महाविद्यालय मतलब कॉलेज, विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी सेक्टर्स। ये आपके क्या है, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसको क्या ऐसे याद रखोगे आप, तो ऐसे याद रख सकते हो, एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंतर्गत एक रिसर्च के लिए आप टेलीस्कोप देख सकते हो। रिसर्च के लिए आप क्या देख सकते हो, आपका एक व्यक्ति जो है बीकर के अंदर काम कर रहा है, फ्लास्क के अंदर, कोनिकल फ्लास्क के अंदर अपना रिसर्च कर रहा है। कुछ टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये एडवांस टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी वाले टीचर्स हैं। ओके, तो ये आप किस में लोगे, चतुर्थक और पंचम क्षेत्र के अंतर्गत लोगे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, यहां तक आपको करना है आज। इसके बाद हम लोग करेंगे वस्तु के आधार पे अर्थव्यवस्था किस प्रकार से होती है, वस्तु क्षेत्र, गैर वस्तु क्षेत्र के आधार पे, फिर संगठनों के आधार पे कितनी होती है, अलग अलग प्रकार है, उनको हम लोग देखेंगे। आप बेझिझक आप क्लास पे जुड़िए। आपको यदि आपके साथ और भी आपका कोई मित्र है जिसको पूर्णतः ऑनलाइन क्लास करना है, कोविड के कारण जो कहीं जा नहीं पा रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो फाइनेंशियली कमजोर है और वो बड़े शहरों पे को जो है जाके अपना काम नहीं कर सकता, जैसे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यदि हम बात करें तो अलग अलग जगह है, कई लोग कोरिया के होंगे, कई सूरजपुर के होंगे, कोई सुकमा के होंगे, जो बड़े शहर पे जाके अपने आर्थिक या किसी और पारिवारिक कारण से नहीं कर सकते क्लास कंटिन्यू। आपको सिर्फ काम क्या करना है, अपना मोबाइल आप रिचार्ज कराइए और मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे हम आपको क्लासेस देंगे। हमारी क्लासेस जल्दी ही शुरू हो जाएंगी और सारी जानकारी आपको कमेंट में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था, हम लोग इसको खत्म करते हैं। जय हिंद।